हेलो एंड वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए लेक्चर में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। थोड़ी थोड़ी सी पहले बातें करेंगे इसके बारे में, फिर हम इस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक आपको आइडिया तो होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? किसी भी बॉडी का या किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां से हर एक जगह पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसे बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। क्या समझ आ रही है? जनरली अपन देखते हैं कि जिन बॉडीज का शेप यूनिफॉर्म होता है उनका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। क्या बात समझ आ रही है? और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें सेंटर ऑफ मास उसका निकालना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पढ़ने का मेन रीजन क्या है? रोटेशन पढ़ना। ठीक है, क्योंकि रोटेशन में आप क्या करेंगे, हर एक बॉडी को रोटेट करेंगे। आप रोटेट करेंगे तो ऐसा रोटेशन चाहेंगे ना यार कि बॉडी अच्छे से रोटेट हो। नहीं समझ में आया? प्रॉपर्ली ढंग से रोटेट हो, कम टॉर्क पे ज्यादा घूमे, यही चाहेंगे या ऐसे चाहेंगे कि हर बार टॉर्क देना पड़े? क्या चाहते हैं आप लोग? कम टॉर्क पे वो लगातार रोटेट करें। ठीक, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं उस पॉइंट का जहां से वो अच्छे से रोटेट करें, कम टॉर्क पे ज्यादा घूमे, लगातार घूमती रहे एक बार टॉर्क देने पे। क्या समझ आ रही है? उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास। क्या बात क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि ऐसे पोल होते हैं, यहाँ पे रस्सी है, एक आदमी रस्सी भी चलता है। देखिए आपने ये वो खेल दिखाने आते हैं, करते हैं, वो करते क्या, किसी चीज को बैलेंस करते हैं, वो अपने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करते हैं। क्या बात समझ आती है? वो करते क्या है कि जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसके अलोंग अपना सेंटर ऑफ मास रखते हैं हमेशा। नहीं समझ में आया? इसलिए वो बैलेंस कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे एक रॉड को पकड़ते हैं हाथ में, डंडे को पकड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे चलते हैं वो लोग, ताकि सेंटर ऑफ मास प्रॉपर्ली उस स्ट्रिंग पर ही रहे। जरा सा भी टिल्टेड होते ही वो नीचे गिर सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी एक मैजिकल शो आया था जिसमें उन्होंने वो एक के ऊपर एक चीजें रखते चले गए, वो चाइनीज था है ना? हाँ, वो थी स्टिक्स थी, थोड़ी सी स्टिक्स थी, उसका एक एंड थोड़ा सा मोटा था और दूसरा एंड मान लो थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस टाइप का शेप था। वो देखा हो आप लोगों ने? तो उन्होंने क्या किया, जैसे लाइन इमेजिन की। ठीक, इसका सेंटर मास यहाँ पर आया, अगली बॉडी आई उसका सेंटर मास यहाँ पर, अगली बॉडी सेंटर मास यहाँ, इसमें सबका सेंटर मास अरेंज कर दिया। ऐसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। स्पून का कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पून को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं। वो करते क्या है, वो एक लाइन इमेजिन करते हैं, उस लाइन के अलोंग सबका सेंटर ऑफ मास सेटअप कर देते हैं। क्या समझ में आ रही है? क्या इस मार्कर को मैं फिंगर को होल्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सही जगह पर मान ले तो ऐसा होगा नहीं होगा? कर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे कि ये रहा। हो गए? ये कब हो पाया? ताली है ना? ठीक क्यों हो पाया? क्योंकि अपने इसके सेंटर मास पे रखा। इस पॉइंट से इधर का पूरा मास और इधर का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बात समझ आ रही है? तो हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम बॉडी का सेंटर मास कैलकुलेट करें। बात समझ आ रही है? हो सकता है कि आपको अलग अलग मास दे दिया जाए, एक 2 kg का मास यहाँ पर, 3 kg का मास यहाँ पे, 1 kg का मास यहाँ पे, है ना? अब इनको अपन ने रॉड से कनेक्ट कर दिया और इनको चाहते घुमाना। ये एक्सेल है, हमेशा चीजें किसके अलोंग घूमती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या समझ आ रही है? ये अपना डोर है, उस पे जो जहां पर स्क्रूज कसाई में आते हैं वहां पर एक हिंज पॉइंट होता है ना, वो जो एक्सिल होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको बोलते हैं। क्या समझ आ रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी का होना चाहिए हमेशा, या किस पॉइंट से पास होना चाहिए? बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। क्या समझ आ रही है? बट अगर हम डोर को हमें कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है या फिर सेंटर से घुमाना है? उधर से घुमाना है, इसलिए वहां पर हमने उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन किया है। साइकिल का पहिया, उसका सेंटर मास कहां होता है? सेंटर पे। तभी तो एक बार घुमाने पे लगातार घूमता रहता है। अगर मान लो सेंटर मास पे नहीं रखेंगे, पहली बात तो अच्छे से नहीं घूमेगा, है ना? हाँ, यही होगा हर बार। आपने हल्का शिफ्ट कर दिया तो वो घूमेगा और फिर या तो आपको अगली बार फिर से टॉर्क देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो वो रुक जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सेंटर ऑफ मास जहां पर होता है बॉडी का, वहां पर मास होता है क्या? क्या ये जरूरी है क्या कि जिस जगह पे सेंटर ऑफ मास हो वहां मास भी हो?
कितना लगता है यार कोई बॉडी है उसका मैंने सेंटर ऑफ मास बताया गया यहाँ पर है कहीं पर भी, क्या उसी का मास कोई जरूरी है क्या? एग्जाम्पल दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है तो किस केस में जरूरी नहीं है? अरे बहुत बेसिक एग्जाम्पल यार, एक रिंग, क्या ये रिंग ले लो, आपके हाथ में कड़ा ले लो, साइकिल का टायर ले लो यार, उसका सेंटर मास कहाँ होगा? ये समझ में आया? क्या यहाँ पर मास है? क्या मास है? कहाँ है मास? मास तो यहाँ है, नहीं समझ में आया? ये है पूरा, ये टायर तो ये है ना आपका, ये टायर है, क्या यहाँ पर मास है क्या? तो जरूरी नहीं है कि सेंटर मास वहां पर आए जहां पर बॉडी का मास हो। तभी मैंने कहा था कि कुछ 2 kg यहाँ पर, 1 kg यहाँ पर, 3 kg यहाँ पर रोड से कनेक्ट कर दिया। अब किस जगह पर कनेक्ट की जाए, किस जगह पे कनेक्ट करें? कहीं ना कहीं के बीच में पॉइंट होगा, वो क्या होना चाहिए? उनका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो इसको समझाते हैं, ये कोई ब्लॉक है, ये 2 kg का है, ये कोई ब्लॉक है, ये 1 kg का, और ये कोई ब्लॉक ये 3 kg का है। क्या हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए? तभी तो इन तीनों को अपन कनेक्ट करके रोटेट करा पाएंगे। नहीं समझ में आया? मान लो आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, हो सकता है प्रॉपर्ली रोटेट ना कर पाए, नहीं समझ में आया? वो झूलेगा, जिधर ज्यादा मास होगा ना वो झुला देगा, नहीं समझ में आया? थोड़ी बार रुक जाएगा। बट आप चाहते हैं एक बार घुमाने को लगातार घूमता रहे। जैसे आप एक थोड़े टाइम पहले एक चला था फिजिट स्पिनर, देखा था आपने? वो बीच में बेयरिंग होता है, एक तरफ मास होता है, एक बार घुमाते ही वो लगातार घूमता रहता है ना? स्पिनर नहीं आता क्या? वो किन के लिए बनाया गया था मालूम आपको? वो उनके लिए बनाया गया था जिनका माइंड अनस्टेबल रहता है। वो सिर्फ उनके लिए बनाया गया था जिनका माइंड थोड़ा अनस्टेबल रहता है, कि उनको कुछ ऐसी चीज दे दी जाए जिसमें वो उलझ जाए, तो वो उसको लेके घुमाते रहे, थोड़ा माइंड उनका स्टेबल हो। लेकिन क्या हुआ, वो इतना ट्रेंडिंग हो गया कि हर बच्चे के हाथ में चला वो हर बच्चा उसको लेते थे, घूमते फिरते चला करता था, सबके पास था लगभग। आई बात समझे? तो यही है काम सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास निकालना आएगा तभी रोटेटिंग में मजा आएगा, क्योंकि बॉडी हम चाहते हैं कि अच्छे से रोटेट करे, कम तौर पे ज्यादा से रोटेट करे। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले आप हेडिंग डालें सेंटर ऑफ मास, उसका डेफिनेशन लिखे। इसमें लिखे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखिए ना पहले, तो बिल्कुल डेफिनेशन लिखिए। सेंटर ऑफ मास is that point of the body or system of masses at which we consider mass of the body uniformly distributed in every direction. In every direction, सभी डायरेक्शंस में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। क्या बात क्लियर है? ठीक, अच्छा। सेंटर ऑफ मास जो है हो सकता है कि 1D में हो सकता है 2D में हो सकता है 3D में हो। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे बोर्ड है, क्या बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एक कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट होंगे? बिल्कुल 2 ही नहीं होंगे। देखो एक तो होगा ऐसे जाकर के ऊपर की ओर, नहीं आया, और एक होगा ऊपर जाके इधर की ओर, नहीं आया। यानी कि एक कंपोनेंट होगा किसका? x का, एक कंपोनेंट होगा y का। क्या बात समझ आ रही है? तो अगर बॉडी पे डिपेंड करेगा। अब वैसे बात करूं मैं अगर आपने एक रॉड की, देखें ध्यान से ना, मैंने एक रॉड लिया ऐसे, इसका मास कितना है m, लेंथ कितनी है l, बताएं इसका सेंटर मास क्या आएगा? नहीं आएगा? कहां पर आएगा? सेंटर पे आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली है
यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सेंटर मास कहाँ आएगा? सेंटर पे आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो, अगर इसका मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो बीच में नहीं आता तो बीच में नहीं आता, कहीं और आता। थोड़ा सा जिधर की साइड में मास ज्यादा आता है वो उधर की ओर जी सर। शिफ्ट जाता है। मैं आपको बेसिक और समझाता हूँ। डंबल्स देखे सब लोगों ने, जिम में करते हैं है ना, रोज ही कमाते हैं कुछ लोगों के। कई बार उसको एक हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं डंबल्स को। सर एक से ही उठता है वो, हाँ। एक साइड का एक रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, रॉड की। हाँ, रोड रोड की। पे डंबल डंबल्स तो छोटा भी होता है, डिस्बैलेंस होता है सर, है ना। अगर उस रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको एक हाथ से उठाओ, कहाँ से उठाओगे? अगर दोनों मास सेम लग रहे हैं तो नहीं आया समझ में। एक साइड 5 kg, इधर 3 kg लगा दिया, कहाँ से उठाओगे? थोड़ा सा 5 kg को उठाओगे नहीं उठाओगे? क्योंकि वहां पर मास आइडिया लग रहा है अपने ब्रेन में ही है कि यार उसका सेंटर मास वहां पर होगा। हालांकि आपको शब्द नहीं पता सेंटर मास, लेकिन आपको पता है उठाना कहाँ से। चीज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको ये बेंच उठानी है एक हाथ से, कैसे उठाओगे? एकदम बीच से होता है। सेंटर से उठाओगे। कई बच्चे रजिस्टर को फिंगर पे घुमाते हैं, फुटबॉल घुमाते हैं, है ना? नहीं घुमाते क्या? रजिस्टर घुमाते हैं तो कहाँ से घुमाते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास से घुमाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास से नहीं घुमाओगे तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो समझ में है इसका यूटिलाइजेशन सेंटर ऑफ मास का, कि कहां पर काम आएगा, कैसे काम आएगा। हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अब सेंटर ऑफ मास का। कई बार क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास का होता है एक ही कंपोनेंट हो। जैसे हमने बताया रॉड कितने कंपोनेंट बनेंगे? 1 2 3, एक ही बनेगा। और किसमें बनेगा? एक्स में बनेगा। ये रॉड अगर ऐसी होती तो ओनली कहां था? वाई में आता। बात समझ में आ रही है? 2D होता तो 2 कंपोनेंट, 3D होता तो 3 कंपोनेंट आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें 3D में एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पे, नहीं समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ऑरिजिन तो होगा, उसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, क्योंकि इसकी पोजीशन भी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होगी कि नहीं होगी? सेंटर ऑफ मास जो ऑब्जेक्ट है उसके बाहर भी हो सकता है। हमने एग्जांपल ले देखो, मास कहां पर है? ठीक, सेंटर मास कहां आया? यहाँ पे आया। ये चीज है। तो ऑब्जर्व नहीं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सेंटर मास डिपेंड करता है सिस्टम पे कि नहीं करता। सर जैसे कि अपन एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे मान लो एक रॉड लेते हैं, है ना, और एग्जांपल पे ये रॉड यहाँ से मोटी है ना, यहाँ से मोटी है, ठीक, यहाँ से पतली है। यहाँ पर आपने इसको लगा दिया, क्या बोलते हैं इसको? वेट लगा दिया, ठीक। और मान लें कि ये 10 kg का है, ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है रॉड का ये 5 kg का है। 5 मतलब आप उसको 12 kg ले लो। सेंटर ऑफ मास अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? बेहतरीन। देखो वो सेंटर ऑफ मास का बेसिक एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया। एक बार यहाँ आके दे दो, हमारे बाकी बच्चे भी देख ले, है ना? तो वाली बात है। देखो सेंटर मास किधर आएगा? सेंटर में आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, क्या हुआ? इस साइड आएगा। हाँ जिधर मास आ रहा है सेंटर मास हाँ उसकी ओर आएगा। तो शिफ्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर मास कहीं पर भी हो सकता है। बाहर बाहर थोड़ी ना है। बाहर मतलब क्या? उसके कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से बाहर ये ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं, ये ऑब्जेक्ट के बाहर। अरे सर मान लो वो ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं हो सकता, पॉइंट नहीं हो सकता। बाहर कैसे? मतलब यहाँ पर ऐसे हाँ, जैसे ऐसे होगा। ये यहाँ पे पैसे वो तब हो पाएगा। ग्रेविटी वो तब हो पाएगा। अलग अलग मास गिनो आपको, हाँ तो कुछ मैं भी केस भी बन तो सकता वही। है। अलग अलग मास हो तो भी कुछ भी केस बन सकता है। अंदर ही होगा ना। ठीक है। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास तो अंदर ही होगा। कैसे होगा? अंदर ही तो होगा। वैसा जैसे आपने वो सारे पॉइंट बनाए हाँ। 1 2 3 इनके बाहर थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, इनके अंदर ही हाँ होगा। तो हाँ, एक करके नहीं होगा ना। हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट के तो बाहर है ना। ऑब्जेक्ट के बाहर है ना। हाँ बस। उसका कहने का मतलब ये है, ये सोच रही है, इन तीनों के बीच में ही रहेगा ना मतलब। हाँ नहीं ये बोल रही है या फिर ये बोल रही है आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। बाहर क्या डिफिनेशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट वो बना रही है। उनको बता दो। हाँ जैसे कि
जैसे ये ऑब्जेक्ट अपन इसे बनाते हैं बोर्ड पे, जैसे कि शांति शांति, जैसे इनका कहना है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है इधर का छोटा कर दो थोड़ा करके और अब जो सेंटर ऑफ मास है ना वो यहाँ पर है। क्यों इतनी मस्ती क्यों हो रही है? मैं मैं एक्सप्लेन करूँ आगे बढ़ा दूँ क्या मैं? सब ठीक, हाँ बोलो। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, हाँ ऐसा हो सकता बिल्कुल है, है। बिल्कुल। मैं इसका भी- सेंटर मास कहाँ आएगा, क्या लगता है? इसको अगर मैं घुमाऊं, प्लेट है, ये प्लेट है, क्या ये प्लेट है। मान लो कि ये वाली प्लेट, सर वही आ गया दोनों के बाद अच्छा हाँ ये मान लो हाँ 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 सही 5 kg की है और ये पूरी है ना, यहाँ से अटकी है, और ये प्लेट है 3 kg की। क्या सेंटर मास का सकता है, कहाँ पर आएगा? 5 kg पे आएगा, 3 kg पे आएगा, या कहीं पे भी आ सकता है? 5 kg पे आएगा ना सर, क्योंकि उसका मास है 1D आएगा 2D आएगा? 2D आएगा। हम कैलकुलेट करके निकालेंगे उसको। इसका अपना सेंटर मास होगा, इसका अपना सेंटर मास होगा, उन दोनों सेंटर मास का भी सेंटर मास होगा, वो मैं निकालना। वो वही कर रही हूँ। यही बोल रहे थे आप, तो उस पर निकालना पड़ेगा अपने को। बात दरअसल ये है कि सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो सकता है, ये है इंपॉर्टेंट बात। आपको निकालना मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये दीवार क्या इस दीवार का सेंटर मास होगा? किधर होगा? सेंटर पे। उस दीवार सेंटर मास होगा, कहाँ होगा? क्या उन दोनों का भी सेंटर मास होगा? बिल्कुल। वैसे कैसे निकालेंगे इसका मतलब? इसका सेंटर मास निकाला, इसका सेंटर मास निकाला, फिर उन दोनों का भी सेंटर मास निकालेंगे। क्या समझ आ रही है? ऐसे बहुत सारे स्कीम हो सकते हैं। जैसे मान लो, इसको बताओ एग्जांपल। हर चीज बात है, अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा, देख समझाऊंगा नहीं कुछ भी। अरे सर मैं तो सेंटर ऑफ मास निकालता हूं। जैसे मान लीजिए अरे अभी हो गया। हाँ ये देखो ना, ठीक है। आप फॉलो एग्जांपल। क्या है ये? इट इज हाँ ये रेक्टेंगुलर प्लेट, क्या इसका अपना सेंटर मास होगा? हाँ हम जोड़ सकते हैं, हाँ वही चीज है। आप निकाल सकते हैं सिस्टम बनाकर कैसे भी सेंटर मास। क्या बात समझ आ रही है? पहले हेडिंग डालें, फर्स्ट हेडिंग सर क्या हेडिंग डाली है? सर क्या हेडिंग डाली है? हाँ जी, हेडिंग डालें, हाँ सेंटर ऑफ मास फॉर 2 or more particle system। सेंटर ऑफ मास of फोर 2 or more particle system। ठीक, सेंटर मास फॉर 2 or more particle system। क्या बात क्लियर है? समझे बात को? ठीक, जैसे मान लीजिए ये मास m1, ठीक, ये मास m2। सर थोड़ा बड़ा लिख दो, इतना छोटा। हाँ मेरा चश्मा, अरे मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है। ठीक, और मास लेते हैं m3। क्या बात समझ आ रही है? इसका मैं सेंटर मास कैलकुलेट करना है, ठीक, बैग में समझे? क्या इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे? अच्छा, उसके पहले भी आप कहीं पर भी सेंटर आप सेंट वो मान लें, ओरिजिन मान लें, ठीक, यहाँ माने, बाहर माने, जहां मानना है आप वहां मान लें। अपन एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मानता हूं मैं तो, ठीक है आपका ओरिजिन क्या है? 0, 0, 0। क्या बात समझ आ रही है? क्या ओरिजिन है? वो m1 है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट क्या आएंगे m1 के? अरे बोलना यार, x1, y1, इसके x2, y2, ऐसे भी कोऑर्डिनेट बनेंगे, x3, नहीं समझ में आया? ये ओरिजिन दिख रहा है, आपको ओरिजिन कंसीडर करना है, कहीं पर भी करो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ओरिजिन तो मिड में हो जाना।
मैंने बोला अभी मैंने कहा कि वो आप पर डिपेंड करता है वो कहाँ मानना है। कहीं भी मान ले, तो चाहे तो बोर्ड के बाहर मान ले, बस तेरे को जहां मानना है वहां मान ले। क्या बात समझ में आ रही है? 3D की बात कर रहे हैं, ठीक? तो सेंटर मास कहीं होगा, ठीक? क्या उसके भी तीनों कंपोनेंट होंगे? क्या बात समझ में आ रही है? तो देख उसके कैसे कंपोनेंट लिखे जाएंगे? तेरे को लिखा जाएगा आर मतलब पोजीशन किसका? COM। COM मतलब सेंटर ऑफ मास। पहले लिखते हैं x में, पहले लिखेंगे किसमें? x में। क्या आएगा ध्यान से देख, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 प्लस डैश डैश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नहीं आया समझ में? दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिमिलरली क्या आएगा? RCMM for y। दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीस पार्टिकल सिस्टम। जरूरी 3 ही हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपको आगे फर्दर ऐड करने। मैंने इसलिए लगाया डैश डैश डैश, नीचे भी लगा देते हैं अपन। क्या समझ आ रही है? क्या आएगा इसका? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नहीं समझ में आया? सिमिलरली क्या z सिम भी आएगा, तो देखो RCOM z एक्सिस में क्या आएगा बेटा? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 ये है समझ में? क्या बात समझ में आ रही है? ये तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। और देख, मान ले तेरे को इसका दिया जाए r1 वेक्टर, क्या दिया जाए? इसके लिए क्या दिया जाएगा? r2 बना लेते हैं कि मान लिया क्या है r2 वेक्टर, थोड़ा इसको साइड में रख के, दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r3 वेक्टर। कोऑर्डिनेट क्या है? x3, y3। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो देख सेंटर मास से क्या आएगा? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये भी सेंटर मास का ये वेक्टर फॉर्म में है और उसके कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्की बात? क्या अगर आपको इक्वेशन क्लियर कर सकते हैं? हाँ। देख ओरिजिन से फर्क पड़ा क्या? ओरिजिन फर्क पड़ा? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। डिपेंड करेगा इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। क्या समझ में आ रही है? उसके अकॉर्डिंग तेरा सेंटर मास आएगा। इसका ओरिजिन को लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ओरिजिन तो पता होना चाहिए ना। उसी के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन वेक्टर बनाओगे, उसी के रिस्पेक्ट में आप पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जरूरी था वो ओरिजिन को मानना। और ओरिजिन को मानने से थोड़ा अच्छा फील भी तो आता है। आता नहीं आता है? वो वाली बात है। तो इसको नोट करें फटाफट से, हम आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे ना। थानोस की बहन है, थानोस की बहन है ये। सर वो हैकर के पास गया भाई, इतना अच्छा प्यारा भाई। अरे ये मार दियो यही मार देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा बोर्ड लिख लो, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। टॉपिक छोटा है, ये टू के लिए बात कर रहे हैं ना, टू के लिए थोड़ा सा ज्यादा कम ही आया इसलिए कह रहा हूं मैं ना। सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम में लिख लें, ठीक है? देखें यहां से, समझे बात है प्लीज। ये है मास m1 और ये है मास m2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? r है। क्या पूछा गया आपसे? सेंटर ऑफ मास। 2 और 4 पार्टिकल्स। क्या हो गया? देखिए एक मिनट, एक
x आएगा, y आएगा, z आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे x क्यों लिखते हैं? क्या आएगा यहाँ से देखिए, ओरिजिन का मान है, कहाँ मान है ओरिजिन? ये ओरिजिन मान, आएगा गेट के ऊपर मान। ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? ओरिजिन आ गया, ठीक। तो इसका इसे कोऑर्डिनेट 0,0 तक तो लिख देना, मतलब ये m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको माना ओरिजिन, तो देखते हैं x क्या आएगा बेटा, वेक्टर लेते हैं यार, ठीक है। m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। क्या है, चमका कि नहीं चमका? सर x कहाँ से? अरे उसको ओरिजिन मान लेना। अच्छा तो उससे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 और इसका r, 0। अरे कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए भैया, नहीं आते हैं तो आती तो अच्छी बात है। नहीं आया तो देख ध्यान से, तो किससे आया? सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 मास। नहीं आया, नहीं आया तो देख इसमें क्या लिखेगा, इसको डायरेक्ट लिख सकता है m2 r अपॉन m1 प्लस m2। नहीं आया? अब तो लिखा जाना सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, तो क्या लिखेगा, m1 r अपॉन m1 प्लस m2। नहीं आया समझ? क्या लिखेगा इसको, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m2। नहीं आया समझ? देखिए देख ध्यान से देख, तो किससे पहले किसे निकालने, m1 से लिखा, तो ये क्या आया, m1 से लिखा तो m2 r अपॉन m1 को सिंपल देख शॉर्ट ये 1 सेंटीमीटर है क्या? क्या कहा आपने, एक cm वेक्टर। ठीक है। m2 से लिखना है तो क्या आएगा, m1 r अपॉन m1 प्लस m2। नहीं आया? जिससे लिखना हो दूसरे वाले का मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। नहीं आया? ये अगर सीखेगा तो और भी आंसर कर पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नोट कर इसको। बढ़े आगे? अभी तो लिखना शुरू किया है हमने। हाँ क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो लिखना शुरू किया है। जो नोट कर लो वो एग्जाम्पल का लेने वाला। सर शायद एक सेकेंड, सर उस 1 सेकंड में हम पता नहीं कितना लिख चुके होते हैं, है ना? बताएं सेंटर मास कहाँ आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 kg से बताओ कितना आएगा? नोट कर लिया क्या? नोट कीजिए, एग्जाम्पल बनाए कि 2 kg से सेंटर मास कितना डिस्टेंस पर आएगा? कि 2 2 से 4 वहां से 4 सेंटीमीटर 4 मीटर 4 मीटर पे आएगा। 2 से 4 मीटर उधर से ओके देखते हैं। कर दें, आगे बढ़े। नहीं सर 8 से 1 आना चाहिए ना, नहीं तो गिर जाएगा ये वैसे। मिला के साथ में होते हैं
इतना स्लो क्यों है बंटी? सर क्वेश्चन करने लगे। देखिए इससे निकालते है ना, क्या लिखा? सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg, तो क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 5/10 कितना आया? 40 बाई यानी कि मीटर, यानी कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? लगभग ये आया आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 4 मीटर पे, नहीं आया? अगर 8 kg से पूछा जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉल्यूशन कर सकते हैं? हाँ एक और को कर लेते हैं अपन, कोऑर्डिनेट वाला भी कर लेते हैं ना, एग्जांपल लिख लेते हैं। ये M2 के लिए होगा ना। क्वेश्चन लिखिए। सर सर बस देखो हाँ तो पूछूंगा ना बोल। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर center ऑफ of mass मास if इफ 5 kg is placed at 2,4,6 डिस्प्लेस्ड एट 2,4,6 अगेन comma सेंटर ऑफ मास 2 kg is at is at -2, 4, -3 and 3 kg is at 1,1,1। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, तुरंत निकालें, जल्दी ट्राई करें। कोऑर्डिनेट्स में निकालना। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ध्यान से जरा, सेंटर ऑफ मास निकालना मुझे। पहले निकालेंगे x कंपोनेंट, कितना आएगा? m1 x ना, यानी कि 10 प्लस m2 x2 -4 m3 x3 प्लस 3/10 कितना आएगा ये? सर 0.9 3.1 y कितना आएगा बेटा? m2 x2 यानी कि 3.1 20 प्लस 8 प्लस 3/10 कितना? ZCM क्या आएगा? 30 प्लस माइनस का आएगा ना, -6 प्लस 3 कितना आएगा ये? 27/10 बिल्कुल 27/10 यानी कि 2.7 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया? अब एग्जाम्पल भी आएगा वहीं से इस बॉडी को हमें घुमाना है, लेकिन तीनों को कनेक्ट करना है, वही रॉड बनाएंगे और इस पॉइंट तक हमें कनेक्ट करना है और तीनों को घुमाना है। क्या बात समझ में आ रही है? तुरंत हेडिंग डाल, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। खत्म हो गया क्या सारी क्वेश्चन? हाँ खत्म सवाल। बस बस कैसे लिखेगा कोऑर्डिनेट? 0.9 3.1 खत्म आंसर। हेडिंग डाल लीजिए, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ भाई हाँ। बड़ी तेज तेज कर रहा हूं। क्या आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2/। अरे और भी हो सकते, नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, शिफ्टिंग हल्की सी कर लेते हैं। तो d लगा दे सब में, डिफरेंशिएट करके dt काट दो, है ना? इसमें भी डिफरेंस तो dx COM is equals to m1 dx1 plus m2 dx2/। बहुत बढ़िया, लिख लो लिख लो। जल्दी नोट कर, और एग्जांपल 2 kg 4 kg 2 मीटर। फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसको लिख लीजिए।
फिर उसको एग्जाम्पल बना। ये 2 मीटर हाथ की रफ्तार अगर बहुत तेज और ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले मैं क्वेश्चन दूं, फिर समय को सॉल्व करने के लिए, फिर मैं खुद सॉल्व करूं और फिर समय को उसको नोट करने के लिए। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा कामयाब। या तो सवाल समय ले लो सॉल्व करने के लिए, या फिर ले लो ओनली नोट करने के लिए। सर एक मिनट बैठो। नोट। हाँ रुद्रराज 1.3 और 0.65 नहीं बेटा 2 kg से कितना आएगा बेटा? From 1.3 हाँ कितना आएगा 1.3 ठीक। करा तो दिया था कैसे कराना है? बस जगह लोकेट यस सर ठीक आ गया। अब देख समझ, इसी में एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चल रहा है ना, पहले समझो अगला क्वेश्चन क्या है। ये 2 kg हो, 4 kg डिस्टेंस कितना 2 मीटर। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया इसी में कि 4 kg को शिफ्ट किया किधर, राइट, और कितना शिफ्ट किया 2 मीटर, नहीं आया 4 मीटर हो गया डिस्टेंस ठीक। और देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास नॉट शिफ्ट। तो बता 2 kg किधर शिफ्ट हुआ और कितना शिफ्ट होगा। राइट के लिए डायरेक्शन लेंगे प्लस में, लेफ्ट के लिए लेंगे, क्या बात क्लियर है? ऑटोमेटिक आंसर आएगा, घबराना मत। सेंटर मास अभी भी वही है सेंटर मास में बोला नो शिफ्ट 1.3 ठीक। अब ट्राई कर क्या बताते रहे यार, वो 2 kg कितना शिफ्ट हुआ और कहां शिफ्ट हुआ, किस ओर हुआ, मतलब ये लगा ना शिफ्टिंग वाला क्या कर रहा है, ये कितना है, इसमें शिफ्ट नहीं हुआ तो ये कितना, ये 0। अरे यार ये शिफ्ट नहीं हुआ, ये 0, ये दे रखा है। शिफ्ट कितना किया 2 मीटर राइट की लेफ्ट किया, टेस्ट में ले ले, और ये तो निकाल लेंगे। अरे यार इजी तो है, क्या सब में आया कि नहीं आया? देखो बना रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला लगाना आएगा। सेंटर वन से कोई शिफ्ट नहीं हुआ तो ये 0, m1 कितना 4, कितना आंसर -4 का मतलब किधर गया, इधर गया। क्या बात समझ में आ रही है? प्लस दो तो और माइनस आया तो क्या बात समझ में आ रही है? देख कैसे करेंगे। m1 तो अपनी जगह पर, dx1 कितना 2 प्लस m2 कितना 4, m2 अच्छा m2 को लेके अपन ओके ये निकालना ना अपने को, m कितना 2 into dx1 ले लेते हैं ना, डॉट डालते हैं वरना तो मैं कंफ्यूज हो जाएगा। 2 और dx1 है ना जो मैं निकाला, इसमें शिफ्ट कितना हुआ 2 kg में, प्लस 4 into 2 अपॉन टोटल मास कितना 6, ये से मल्टीप्लाई हो गए 0 बन गया, 8 आ गया ये। अब तो इसको तो ले आए तो माइनस का 8 इज इक्वल टू अपन 2 भी कर लेना, -4 कितना आएगा दैट इज dx1 यानी कितना आया dx1 कितना आया माइनस का 4 मीटर, यानी कि आपका ये वाला मास कितना शिफ्ट हुआ 4 मीटर शिफ्ट हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? एक और वैरायटी करते हैं तो सेंटर मास को शिफ्ट करेंगे एक बार, ठीक। इसी में करें कि नया क्वेश्चन दूं, नया दे सर इसी में देते ताकि आपको पता रहेगा कितना शिफ्ट हुआ एग्जैक्टली ना। देखिए इसमें सेंटर मास शिफ्ट नहीं होता ना, इस बार सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 1 मीटर टुवर्ड्स राइट। मान ले सेंटर मास कितना शिफ्ट हुआ 1 मीटर टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ, तो बता 2 kg कितना हुआ और किधर हुआ शिफ्ट। सेंटर मास निकालना आ रहा है,
आ रहा है निकालना? चमक रहा है, चमक रहा है कि दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा? -2 -1 चेक कर लेते हैं फिर से भाई। लिखूंगा पूरा फॉर्मूला है ना? तो सेंटर मास कितना हुआ? वन हुआ, राइट हुआ, लेफ्ट हुआ? राइट हुआ तो +1 ले ले, और 2 into इसको x लिख दे क्या? प्लस हाँ -1 कितना था? 4 की कितना यूट हुआ है? 2, 8 लिख दूं अपॉन 6, ये इधर गया तो इधर आया, तो -2 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू dx थोड़ा सॉल्व कर ही लेता हूं, वरना तुम्हें लगेगा मुझे कि अरे दो सर, आएगा सर टू सर -1 होगा। इधर इसको ले आओ, तो -2 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू -1 मीटर -1 मीटर। यानी कि ये कितना शिफ्ट होना चाहिए इधर की ओर? -1 मीटर शिफ्ट होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? और देख, और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देख, ये ट्रायंगल है क्या? ये सर हाँ बेटा, क्लास कब छूटेगी? अभी छूट जाएगी यार। दोबारा 3 होगा। ये मान ले 2 मीटर, और ये मान ले 2 मीटर। बात करें प्लीज, ये 2 kg, 4 kg, 5 kg। फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है? फाइंड सेंटर ऑफ मास। नहीं आया? होमवर्क होमवर्क में लेके आना है, ये भी करना है। तीनों साइड है ना 2 मीटर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों में कॉर्ड किसी कहीं पे भी सेंटर मास पहले तो मान क्या मानेगा? सबसे पहले तो क्या मानेगा? ओरिजिन मानेगा ना? ओरिजिन क्या मानेगा? यदि बोल सबसे आसान रहेगा तेरे लिए, किसी भी एक पॉइंट मान ले सेंटर मास। सेंटर मास कह रहे ओरिजिन, तो यहाँ मान लिया ओरिजिन। क्या आ गया? ये बन गया तेरा x एक्सिस, और ये बन गया देख इससे कोऑर्डिनेट, इसके इससे कोऑर्डिनेट लिख, फिर फार्मूला लिख, खत्म आंसर। कितना आसान है, उससे कोऑर्डिनेट निकालो। x कितना आएगा? हां ठीक है सर निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट? पक्की बात? सर कोऑर्डिनेट समझ नहीं आ रही। कोऑर्डिनेट्स तो निकालना इसमें कमाल की बात है। बताओ। बता देते देखो ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये आ जाएगा कितना है? x तो 1 मीटर। y क्या आएगा? ध्यान से देख, 5 y क्या? y आना चाहिए, नहीं ये आना चाहिए ना? बिल्कुल ट्रायंगल बनेगा। ये कितना है? 1, √3 है और ये कितना है? ये निकालना है ये जो निकालना है ये कितना है? ये 2 है, तो 2 और ये कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 4 - 1 यानी √3 कितना आया? ये आगे कोऑर्डिनेट। अब x से हम तुरंत निकाल लेते हैं। ये तो 0, इसका कितना? 2 into 2 प्लस इसका 2 into 1 अपॉन कितना है? मास कितना है? 2 + 4 + 5 कितना? 11। जो भी सॉल्व करेगा आंसर आएगा। y = क्या है बेटा?
y वाली बात करेंगे, y का भी 0, इसका y का इसका 0, इसका y का रहेगा क्या √3/11 ये आंसर। कितना आसान था, आसान है कि नहीं है? तो ओरिजिन माइनस फायदा हो कि नहीं हुआ? ओरिजिन माइनस फायदा हो नहीं, हाँ 1 को 1/3 कैसे आया? 1 बेटा देखिए वाला देख 1 है, x में 1 है कि नहीं है, है ना? और y में तो ये चाहिए अपने को, ये दे रहेगा 2, इधर रहेगा 1, ये कितना आएगा? पाइथागोरस का ध्यान दो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, नहीं आया। हाइपोटेन्यूज कितना 4 -1 अंडर रूट के अंदर चलते सब कुछ है ना, कितना बचा √3, नहीं आया। पूरा आगे दिखाऊं, पक्की बात, कोई दिक्कत? तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम आगे का इसका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और जिसको भी जो भी टॉपिक्स पढ़ने हो तो वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सावधान रहें, सतर्क रहें, थैंक यू। और देखते रहें, ट्राई करें।